गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन आज आपके सामने लेकर के आया हूं गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत। गिलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि जो मैंने महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है आपको जरूर पसंद आएंगे। आइए देखते हैं। ये जेपी गिलफोर्ड, जिनका जन्म 1897 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1987 में हुई थी, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन इनका यहाँ पर दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड के द्वारा सन 1967 में किया गया था। इस सिद्धांत को बुद्धि की संरचना का सिद्धांत अथवा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट SOI भी कहा जाता है। गिलफोर्ड ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस में इस सिद्धांत का उल्लेख किया था। गिलफोर्ड ने अपने त्रिविमीय सिद्धांत का निर्माण मानसिक योग्यताओं के 3 आयामों द्वारा स्पष्ट किया। उन्होंने विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पादन के नाम से इस आयामों को प्रस्तुत किया। विषय वस्तु, जिसको इंग्लिश में कंटेंट कहते हैं, संक्रिया, जिसको इंग्लिश में ऑपरेशन कहा गया है, और उत्पादन, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहा गया है। इस नाम से उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यहाँ पर इस चीज को भी समझ सकते हैं आप कि कंटेंट के रूप में या विषय वस्तु के रूप में उन्होंने इनपुट, संक्रिया के रूप में उन्होंने प्रोसेस और प्रोडक्ट के रूप में उन्होंने आउटपुट को देने का यहाँ पर प्रयास किया। और इसीलिए यह सिद्धांत एक वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इन आयामों के माध्यम से गिलफोर्ड ने 120 कारकों को स्थापित किया। विषय वस्तु, जिसको इंग्लिश में कंटेंट कहा गया है, इसमें 4 कारक शामिल किए गए, लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन करके 5 कारक इसमें शामिल किए गए। संक्रिया, जिसको इंग्लिश में ऑपरेशन कहा गया है, इसमें 5 कारक शामिल किए गए, बाद में इसमें परिवर्तन करके 6 कारक बताए गए। इसके अलावा उत्पादन या प्रोडक्ट, जिसमें 6 कारक शामिल किए गए। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जेपी गिलफोर्ड ने 1967 में अपने इस 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यहाँ पर हम अलग अलग इनको समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला है विषय वस्तु। इसके अंतर्गत वातावरण के उन उद्दीपनों को शामिल किया जाता है जिसके आधार पर संक्रिया की जाती है। इसमें 4 कारकों को लिया गया है, यानी कि जब सिद्धांत 1967 में जेपी गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उस समय में उन्होंने कंटेंट के अंतर्गत 4 कारकों को शामिल किया, जिसमें पहला है आकारात्मक विषय वस्तु, जिसको इंग्लिश में फिगुरल कंटेंट कहा गया है। यह ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझी गई मूर्त सामग्री होती है। इसमें विभिन्न उद्दीपनों के रूप, आकार, रंग आदि को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है संकेतात्मक विषय वस्तु, सिंबॉलिक कंटेंट। वह सामग्री जो संकेतों, चिन्हों, प्रतीकों, अंकों आदि द्वारा निर्मित होती है, उसको सिंबॉलिक कंटेंट कहा गया है। तीसरा है शब्दात्मक विषय वस्तु, जिसको इंग्लिश में सिमेंटिक कंटेंट कहा गया है। वह सामग्री जो शाब्दिक अर्थों या विचारों के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। चौथा है व्यवहारात्मक विषय वस्तु, बिहेवियरल कंटेंट, अर्थात वह सामग्री जो उद्दीपनों की विभिन्न अंतःक्रियाओं द्वारा निर्मित होती है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की हो सकती है। यह मानव संबंधी व्यवहारों से भी संबंध रखती है। दूसरे आयाम की तरफ को चलते हैं, जिसमें
जिसका नाम है संक्रिया आयाम के अंतर्गत गिलफोर्ड ने 5 मानसिक योग्यताओं के समूह बताए। जैसे पहला है इसमें संज्ञान, जिसको इंग्लिश में कॉग्निशन कहा गया है। इसका अर्थ बोध या पहचान से लिया जाता है, जो अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे सीखने का सबसे आधारभूत संक्रिया भी माना गया है। यहाँ पर इसे इस तरह से आप ले सकते हैं कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो एनवायरनमेंट की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से ग्रहण करती हैं, और जब ग्रहण करती हैं तो वो उसका संबंध हमारे संज्ञान से जुड़ जाता है, और संज्ञान से आने के बाद हमारे मस्तिष्क में वो सारी की सारी ऑपरेट हो जाती हैं। तो उसी को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें पहला संज्ञान को लिया गया है। दूसरा यहाँ पे मेमोरी। यह प्राथमिक मानसिक प्रक्रिया है जिसका अर्थ बोध की हुई सामग्री को धारण करना या उसे स्मरण करना है। अर्थात जब हमारी सेंसरी ऑर्गन्स किसी स्टिमुलस को ग्रहण करती है तो वह हमारी मेमोरी का भाग बन जाती है और व्यक्ति अपने ब्रेन में या स्मृति में उसको धारण कर लेता है। तीसरा बिंदु है इसमें एक विध चिंतन, जिसको अभिसारी चिंतन भी कहा गया है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। यह चिंतन का वह प्रकार है जिसके द्वारा एक ही तय दिशा में चिंतन किया जाता है। इसे परंपरागत चिंतन भी कहा जाता है। यानी कि जब कोई समस्या किसी व्यक्ति या बालक के सामने आती है तो वह पहले अपने पूर्व अनुभव से ही उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। इसी को यहाँ पर परंपरागत चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग का नाम दिया गया है। अर्थात वह अपनी किसी प्रकार की जो समस्या समाधान की प्रक्रिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाता, और आने वाली समस्या का समाधान भी पहले सीखी हुई अनुभवों के माध्यम से करने का प्रयास करता है। इसके अलावा चौथा बिंदु है इसमें बहुविध चिंतन, जिसको अपसारी चिंतन कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। यह चिंतन का वह प्रकार है जिसके द्वारा एक से अधिक दिशा में चिंतन किया जाता है। यानी कि समस्या का समाधान करने के लिए अलग प्रकार के समस्याओं के समाधान के विकल्प ढूंढे जाते हैं, जिसमें समस्या पर अलग अलग एवं भिन्न ढंग से विचार किया जाता है। इसे सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति विविधता एवं नवीनता लाने का प्रयास करता है। यानी कि समस्या का समाधान करने के लिए एक व्यक्ति अलग अलग ढंग से समस्या के हल ढूंढता है, उसके विभिन्न विकल्प ढूंढता है, या कह लीजिए कि विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाओं का निर्माण करता है और किसी एक सही निर्णय पर पहुंच करके, सटीक निर्णय पर पहुंच करके अपनी समस्या का समाधान करता है। आगे देखते हैं। पांचवा बिंदु है इसमें मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इसका अर्थ है बोध की गई सामग्री के संबंध में उचित निर्णय और निष्कर्ष पर पहुंचना और उसकी शुद्धता और उपयुक्तता का निर्धारण करना। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे उत्पादन, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहा गया है, कि विषय वस्तु पर संक्रिया करके जो परिणाम प्राप्त होता है या फल प्राप्त होता है उसे उत्पादन कहा जाता है। इसके अंतर्गत निर्मित सामग्री को अलग अलग उत्पादित रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जिस प्रकार से इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होती है और फिर उसका आउटपुट सामने आता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी है कि अब प्रोडक्ट के रूप में जो इन आउटपुट है वो हमारे सामने आता है। वो क्या है कि पहला बिंदु है इसमें सूचनाओं की इकाइयां, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है यूनिट का, कि विभिन्न सूचनाओं को इकाइयों में वर्गीकृत करने की योग्यता। यानी कि व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को इकाइयों में वर्गीकृत करने की क्षमता रखता है। आगे है इकाइयों के वर्ग, जिसको क्लास कहा गया है, कि सामग्री को शाब्दिक और विचारों में वर्गीकृत करने की योग्यता। तीसरा है इसमें इकाइयों में संबंध, जो सूचनाओं के संबंध में जो इकाइयां प्राप्त की गई हैं और जो इकाइयों को वर्गीकृत किया गया है उसको यहाँ पर संबंध के रूप में जोड़ा जाता है, कि सामग्री को उसकी समानता के आधार पर वर्गीकृत करना। यानी कि एक रिलेशन स्थापित करना, जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं ग्रहण की जाती हैं उनमें एक रिलेशन स्थापित करना। इसके बाद है चौथा बिंदु प्रणाली, जिसको इंग्लिश में सिस्टम कहा गया है, कि सामग्री को एक प्रणाली में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करना। इससे आगे है प्रत्यावर्तन, या इसको रूपांतरण भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन,
के गहन सामग्री को रूपांतरित करना, यानी कि मॉडिफाई करना, उसमें रूपांतरित करना या परिवर्तित करके उसको अपने उपयोग में लाने का प्रयास करना। इसके बाद है इसमें छठा बिंदु अनुप्रयोग, इम्प्लीमेंटेशन के गहन सामग्री का आवश्यकता अनुसार एवं परिस्थिति अनुसार अनुप्रयोग करना। तो यहाँ पे इस प्रकार से 6 बिंदु 6 कारक यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं प्रोडक्ट के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं कि ये एक दूसरी इमेज यहाँ पे आती है जिसमें ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट तीनों के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। इसके अलावा थ्योरीज, गिलफोर्ड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, यहाँ पर भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने क्या सुझाव इस थ्योरीज के बारे में दिए हैं, क्योंकि यह एक ऐसा सिद्धांत है जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित किया गया है, वैज्ञानिक आधार रखता है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत मान जाता है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यह सिद्धांत बहुत ज्यादा उपयोगी है। आगे देखते हैं कि उपयुक्त समस्त कारकों के गुणनफल से योग्यताएं बनती हैं, अर्थात जो कंटेंट था उसमें 4 कारक रखे गए थे, जो ऑपरेशंस था उसमें 5 कारक रखे गए थे और जो प्रोडक्ट है उसमें 6 योग्यताओं के गुणनफल के योग से, यानी कि इनका अगर गुणनफल करें तो ये इनका योग 120 कारकों का बैठता है, यानी कि पूरे और 120 कारक इसमें निर्मित किए गए हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जो बुद्धि की संरचना को बताया गया है उसमें ये कहा गया है कि यह 120 कारकों से मिलकर के बनी होती है। इसमें बाद में गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में शोध के आधार पर परिवर्तन करते हुए आकारात्मक विषय वस्तु, फिगुरल कंटेंट को 2 भागों में डिवाइड किया। पहला बनाया विजुअल और दूसरा बनाया ऑडिटरी। इस प्रकार कुल कारकों की संख्या 150 निर्धारित की गई। अर्थात बुद्धि की जो संरचना है वो पहले 120 कारकों के आधार पर निर्मित की गई थी और जब शोध कार्य किए गए तो अब इनकी संख्या बढ़ा करके 150 कारकों के द्वारा निर्मित करने की बात कही गई। इसके अलावा गिलफोर्ड ने अपने अंतिम समय में, यानी कि मृत्यु से कुछ समय पहले, उन्होंने इन कारकों का एक बार फिर विश्लेषण किया और स्मृति या मेमोरी को भी 2 भागों में विभाजित किया, जैसे स्मृति अभिलेखन जिसको इंग्लिश में कहा गया है मेमोरी रिकॉर्डिंग और स्मृति धारण जिसको इंग्लिश में कहा गया है मेमोरी रिटेंशन। तो इस प्रकार कुल कारकों की संख्या वर्तमान में 180 निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर जो गिलफोर्ड ने अपने प्रारंभिक समय में जब सिद्धांत को निर्मित किया था तो उस समय में कारकों की संख्या बताई थी 120, बाद में परिवर्तन करते हुए उसमें संख्या बताई गई 150 और वर्तमान में जो मान्य दृष्टिकोण है उसके अनुसार 180 कारकों को यहाँ पर निर्धारित किया गया जो बुद्धि की संरचना का निर्माण करते हैं। जैसा कि उससे पहले के सिद्धांतों में आया है कि बुद्धि में एक कारक होता है, जैसा कि बिने ने बताया था। स्पीरमैन ने बताया कि बुद्धि में 2 कारक होते हैं। थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि जो है वो असंख्य तत्वों से मिलकर के बनी होती है। थर्स्टन ने बताया कि बुद्धि 7 कारकों से मिलकर के बनी होती है। लेकिन यहाँ पर गिलफोर्ड ने एक साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से यहाँ पे स्पष्ट किया कि बुद्धि की संरचना जो है वह 120 कारकों से लेकर के 180 कारकों तक निर्मित होती है, यानी कि बुद्धि की संरचना 180 कारकों से मिलकर के बनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बुद्धि का सिद्धांत आपके सामने आया है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि वैकेंसीज आ रही हैं। इसमें टीजीटी, पीजीटी और हायर एजुकेशन की वैकेंसियों की भी घोषणा हो चुकी है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी होनी है। तो मैं समझता हूं कि मेरा यह यूट्यूब चैनल आपको जो पसंद आएगा और जो मैंने तथ्यात्मक जानकारियां इसमें देने का आपको प्रयास किया है वो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।